नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए खुला सरकार का खजाना। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया 143 करोड़ से ज्यादा का डिजिटल ट्रांसफर। सीएम त्रिवेंद्र ने आला अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बढ़ते कोरोना मामले को लेकर जताई चिंता, कहा सख्ती के साथ नियमों का कराएं पालन। त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, हर की पैड़ी से होकर बहने वाली गंगा की नहर को देवधारा घोषित करेगी सरकार। देश भर के तीर्थयात्रियों के लिए खुली चारधाम यात्रा, साथ रखनी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। आरटी-पीसीआर की जांच रिपोर्ट जारी। उत्तराखंड में 5700 पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। एक दिन में 272 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप, कोरोना से 2 की हो चुकी है मौत। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को पखारो रेंज में बनेगी झील, पर्यटक उठा सकेंगे बोटिंग का लुत्फ। बेहतर पर्यटन जोन बनाने की कवायद हुई शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में त्रिस्तरीय पंचायत के 15वें वित्त आयोग की धनराशि के पीएफएमएस के माध्यम से डिजिटल हस्तांतरण किया गया है। कुल 143 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों के बैंक खातों को ई ग्राम स्वरोज पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही कोविड-19 की संक्रमितों की संख्या देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। वहीं सरकार ने हरिद्वार, नैनीताल सहित अन्य जिलों में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से लगातार सभी आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं। वहीं झारखंड में मास्क न लगाने पर 1 लाख रुपए का चालान काटा जा रहा है, तो उत्तराखंड भी जल्द ही बेपरवाह लोगों पर लगाम लगाने के लिए कोई धनराशि चालान के तौर पर जारी कर सकती है। टिश्यू पेपर इत्यादि खुले में न फेंके। फ्लू वायरस से दूषित सतह जैसे रेलिंग, दरवाजे आदि न छुएं। और मैं समझता हूँ किसी भी जिम्मेदार आदमी को इसका पालन करना चाहिए। आज झारखंड सरकार ने 1 लाख रुपए का फाइन लगाने की घोषणा की है कि अगर कोई बिना मास्क के पाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसका महत्व को समझना चाहिए लोगों को कि आखिर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इतने कड़वे निर्णय ले रही है तो क्यों ले रही है, ये समझना चाहिए रहता है। लेकिन क्योंकि आजकल बरसात का सीजन है, कोरोना के भी समस्या है, इसको कहा गया कि थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। हम समय समय पर वहाँ पर जो अधिकारी हैं संबंधित उनसे हम बातचीत करते रहें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते रहें। अगर जा सकते हैं तो वहाँ पर जाएं, लेकिन कोशिश ये कि ज़्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारा संबंध उनसे बना रहे। उत्तराखंड में व्यापार और पर्यटन को प्रदेश में बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बॉर्डर सीमा से सटी तमाम सड़कों को दुरुस्त करने की काम तेजी से करवाया है। सीएम त्रिवेंद्र का मानना है कि देश में अन्य राज्यों से अलग उत्तराखंड में बीआरओ की टीम रोड कनेक्टिविटी को लेकर प्रदेश में तेजी से काम कर रही है, जिसके चलते हमारे सीमावर्ती में सड़क निर्माण का कार्य लगातार जारी है। आने वाले समय में ये सड़कें भी उत्तराखंड के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह साबित होंगी। पर हमारा काम चल रहा है और हम शुरू से ही जब से हम सरकार बनाए हैं तब से हमारे जो सुरक्षात्मक दृष्टि से सामरिक दृष्टि हमारे उत्तराखंड का जो नेतृत्व है वो चीज़ हमारे मद्देनजर रहती है हमेशा। चाहे डॉपलर रडार का सिस्टम होगा, अगर आप तुलना करेंगे तो बीआरओ ने
जो सड़कें इन 3 सालों में बनाई, आप पूरा 20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए और अन्य राज्यों में जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ की तुलना और उत्तराखंड की तुलना कर लेंगे, आप ये पाएंगे कि देश में उत्कृष्ट कार्य अगर बीआरओ ने किया है, उनको अवसर मिला है, तो इन 3 सालों में उत्तराखंड को मिला है। ये बीआरओ की चीफ कहते हैं। हमको बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता करके कोरोना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली है। आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों में सर्वाधिक सक्रिय मामले देहरादून से हैं, जिनकी संख्या 1290 है, जबकि एक्टिव केस की बात की जाए तो 366 हैं और 34 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके अलावा अभी तक कोविड टेस्ट की बात की जाए तो 31,032 किए जा चुके हैं। अगर एंटीजन टेस्ट की बात की जाए तो 34,400 टेस्ट हो चुके हैं, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा। वहीं डबलिंग रेट की बात करें तो देहरादून में 19 दिन में, जबकि प्रदेश में डबलिंग रेट 17 दिन की है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो देहरादून की स्थिति अभी भी बेहतर है। यहाँ पर सामाजिक फैलाव की स्थिति भी नहीं है। तक आए हैं और जो हमारी टेस्टिंग है वो 31,232 हमने टेस्ट अभी तक RT-PCR और एंटीजन के टेस्ट कर लिए हैं। ये टेस्टिंग को अगर हम जो ICMR का कोड जनरेट होता है, अगर उसके हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट अगर इसमें हम एंटीबॉडी टेस्ट को भी मिला दें तो ये 34,410 टेस्ट अभी तक जो है वो किए जा चुके हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक हर की पैड़ी से होकर बहने वाली गंगा की नहर को प्रदेश सरकार ने गंगा की देवधारा घोषित करने का फैसला ले लिया है। इसके लिए साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है और जरूरत पड़ी तो अध्यादेश को भी लाया जा सकता है। वर्ष 2016 में हरीश रावत की कांग्रेस की सरकार ने हर की पैड़ी से होकर बहने वाली धारा को नहर घोषित कर दिया था। उसके बाद से ही अखाड़ा परिषद सहित अन्य संत इसका विरोध कर रहे हैं। ये मामला पिछले साल तक दबा रहा और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत इस आदेश को लेकर संतों के बीच पहुंचकर माफी मांगते उठे और फिर उसके बाद ये मामला एक बार फिर से खड़ा हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए भी सशर्त चारधाम यात्रा खोल दी है। अभी तक केवल उत्तराखंड के श्रद्धालु को ही यात्रा की अनुमति थी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस दौरान कोविड-19 को लेकर अन्य समान आदेश भी लागू रहेंगे। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब राज्य में बाहरी राज्यों के श्रद्धालु को भी चारधाम यात्रा पर आने की अनुमति होगी, लेकिन उनके पास उत्तराखंड आने के 72 घंटे पहले RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही श्रद्धालु भी यात्रा कर सकते हैं जो उत्तराखंड पहुंचकर निर्धारित क्वारंटाइन अवधि को पूरा कर चुके होंगे। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। उन्हें पंजीकरण के साथ अपनी ID, कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट और वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ते चले जा रहे प्रदेश में 272 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़े की बात अगर की जाए तो 5700 के पार पहुंच चुका है। वहीं 42 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 2176 एक्टिव केस हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने इसकी पुष्टि करी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे ज्यादा 90 मामले उधम सिंह नगर से सामने आए। वहीं नैनीताल में 77, अल्मोड़ा में 31, चंपावत में 11, देहरादून में 30, हरिद्वार में 29, पिथौरागढ़ में 2 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में एक मामला सामने आया है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में आए लाखों प्रवासी स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू कर रही है। राज्य सरकार कई नए स्टार्टअप के लिए लोन देकर स्वरोजगार शुरू करने की अपील कर रही है। पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड में बागवानी की असीम संभावनाएं बन रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में आए लाखों प्रवासियों को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसमें सुंदरलाल गांव के सोबन सिंह बिष्ट भी अब इस पहल में शामिल होकर युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने सेब का बगीचा तैयार किया है। बता दें, ये छोटे छोटे पेड़ों से सजा सेब का बगीचा नैनीताल जिले के सुंदरलाल गांव के सोबन सिंह बिष्ट का है। 1 एकड़ में शुरू किए इस हाई डेंसिटी ऑर्चार्ड में सेब की उन्नत प्रजाति के 1000 पेड़ हैं। सोवन बताते हैं, इससे वो न सिर्फ आत्मनिर्भर बने बल्कि युवा भी उनके बगीचे से प्रेरणा लेकर अपनी जमीन पर ऐसा ही बगीचा बनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सोवन ने बताया कि राज्य सरकार भी इसमें उनकी मदद कर रही है। हाँ, बिल्कुल ये परफेक्ट है। इसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा अपना 1 एकड़ में 20 नाले में ये बगीचा लगा हुआ है और इसमें 1000 पेड़ लगे हुए हैं। ये हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है और इसमें अगर मैं 7वें 8वें साल की बात करूँ तो मैं 10 लाख से ऊपर की इनकम लूँगा। जैसा कि मोदी जी का मिशन है कि हम किसानों की आय दुगनी करें, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम अगर ये हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट लगाएं रूट स्टॉक में तो ये कम से कम 10 गुना हम इनकम इससे ले सकते हैं। नैनीताल जिले में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए सोबन सिंह बिष्ट का प्रयास मील का पत्थर साबित हो सकता है। पिछले 3 सालों में उन्होंने ये बेहतरीन सेब का बगीचा तैयार किया है। उनसे प्रेरणा लेकर अब इलाके के कई युवा भी ऐसा ही सेब का बगीचा तैयार कर रहे हैं। खुद सोबन सिंह का बेटा भी बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना चाहता है। सोच रहा था कि मैं बाहर जाके कोई जॉब करूं, तो मेरे पापा ने प्रोजेक्ट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि इसे आगे को बढ़ाऊं, पापा के साथ उनकी सहायता करूं। तो इस बार अच्छा फल है तो देख के अच्छा लग रहा है कि मैं उनकी हेल्प करूं और इसे आगे को बढ़ाते रहूं। सोबन जी ने मुझे भी इसके बारे में काफ़ी बताया तो मुझे भी बड़ी अच्छी दिलचस्पी हुई। मैं यहाँ आया और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई ये सब पेड़ पौधे देख के। तो मैंने भी सोबन जी के गाइडेंस से 5 नाली में करीब 250 पेड़ लगाने का इस बार प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब देखिए, हम मेहनत करेंगे और फल तो ऊपर वाले का। सोबन सिंह बिष्ट बताते हैं कि हाई डेंसिटी तकनीक से सेब की खेती से उनकी आमदनी में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है और भविष्य में भी होगी। पहाड़ों के युवाओं को स्वरोजगार योजना से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का राज्य सरकार का ये प्रयास तभी साकार होगा जब सोबन सिंह बिष्ट जैसे सफल काश्तकारों की कहानी सामने लाई जाएगी। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बरनवाल, सैयद सबी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। खबर बेरीनाग से है, जहां पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार कोरोना पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कुलदीप कुमार ने हरेला पर्व के मौके पर क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। बताते चले, गंगोलीहाट विधानसभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विधायक गंगोलीहाट और बेरीनाग के ब्लॉक प्रमुख सहित 2 दर्जन भाजपा नेता बैठक में शामिल हुए थे। वहीं कुलदीप कुमार के पॉजिटिव होने के बाद जानकारी मिलते ही नगर में हड़कंप मच गया, जिससे व्यापार संघ नगर पंचायत के पदाधिकारियों ने बैठक में बाजार को 1 सप्ताह तक बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन रहने को कहा है। जो गंगोलीहाट ब्लॉक की सैंपलिंग है, कोल्ड सैंपलिंग जो हुई है, वो लगभग 1300 के लगभग सैंपलिंग हमारे पास ले जा चुकी है, जिसमें से अभी लगभग 470 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी है हमारी सही से। और उसके अलावा अभी जो पिछले फिलहाल के 1-2 दिन में जो हमारे द्वारा दी गई है, वो लगभग 120 सैंपल अभी लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी हो गई। खबर काशीपुर से है, जहां पर कुंडा थाना क्षेत्र के आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शिकायत की है कि उनके खिलाफ औषधि निरीक्षक द्वारा मांगी गई सूचनाओं को वापस लेने और शिकायतों की पैरवी नहीं करने के लिए डराया और धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें जान का खतरा है। आरटीआई कार्यकर्ता ने सुरक्षा की दृष्टि से निःशुल्क सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। बता दें कि कुंटा थाना क्षेत्र के ग्राम मिसरवाला आरटीआई कार्यकर्ता आसिम अजहर ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि उनके द्वारा मेडिकल स्टोरों से संबंधित सूचना मांगी गई थी। सूचना आयोग के द्वारा लोक सूचना अधिकारी औषधि निरीक्षक के निर्देशित किया गया कि आदेश प्राप्ति के 2 सप्ताह के अंतर्गत अपीलकर्ता को उक्त सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवा दी जाए, लेकिन औषधि निरीक्षक सुधीर कुमार के द्वारा सूचना देने के बजाय प्रार्थी को विभिन्न प्रकार से सूचना नहीं देने के लिए दबाव बनाकर डराया और धमकाया जा रहा है। ऐसा था, काशीपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो ना मेरे द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी मेडिकल स्टोरों से संबंधित। ये इस प्रकरण को 1.5 साल हो गया, प्रार्थी को सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई थी। प्रथम अपील की गई प्रार्थी के द्वारा, तो प्रथम अपील की में जो है विभागीय अपील अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की। खबर वाजपुर से, जहां नगर पालिका परिषद द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य शुरू कर दिया गया, जिसके चलते लोगों का शारीरिक तापमान जांचा जा रहा है और उसकी रिपोर्ट बनाकर स्वास्थ्य विभाग को दी जा रही है। बता दें कि बीते दिनों नगर पालिका द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डोर टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य शुरू किया जा रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मनमानी के चलते थर्मल स्क्रीनिंग कार्य शुरू नहीं हो पाए, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी, जिसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा नगर पालिका को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। सितारगंज में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जहां बारिश से लोगों को राहत मिली है, वहीं बारिश से लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी करती है। आपको बताते चले, सड़कों में पानी आ गया है, जिससे आम जन को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से हो रही बारिश रुक रुक कर बारिश ने सड़कों पर नालियों में पानी भर गया, जिससे क्षेत्र के लोगों को निकलने में काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। बाजपुर में निजी स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लास के नाम पर अभिभावकों से वसूली करी जा रही फीस को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग करी। कोरोना वायरस के चलते स्कूलों को पूरी तरीके से बंद करने के आदेश जारी किए गए, लेकिन निजी स्कूल संचालकों ने लॉकडाउन में भी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों से फीस वसूली करने के नियम बनाए, जिसके चलते स्कूल प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अभिभावकों से फीस वसूली जा रही, जिसको लेकर कई बार अभिभावकों द्वारा फीस वसूली पर रोक लगाए जाने की मांग करी गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार फीस जमा करवाने के अभिभावकों पर दबाव बनाए जा रहे, जिसको लेकर
आज छात्र संघ अध्यक्ष मयंक दिवाकर ने फीस वसूली पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। तेज रफ्तार से चल रही जिंदगी पर अचानक से कोविड-19 का ग्रहण लग गया, जैसे मानो जिंदगी थम सी गई हो। कोरोना वायरस से आज के समय में कोई भी देश बचा नहीं है, तो वहीं भारत देश भी इस बीमारी से लड़ता दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के बाद से और लोगों के सामने आर्थिक संकट मंडराने लगा है, जिससे खानाबदोश लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। यही कारण है कि खानाबदोश लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। पूर्व में भी ढेला पुल में जो लोग हैं, जो लोहार है वगैरह है, जो अपना खाते हैं कमाते हैं, उनको पूर्व में भी नगर निगम द्वारा जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो 2 बार राहत किट पहुँचाई गई थी। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, जो अभी प्रशासन द्वारा जो अभी कुछ पिछले 3-4 दिनों से और लगभग जो अब 1 हफ्ते तक हो चुका है जो लॉकडाउन लगाया गया है, इसके विषय में अभी हमारे नए नगर आयुक्त साहब ने अभी चार्ज लिया है, तो इसके विषय में हम पूरा एक डिस्कशन करते हैं और जो भी यथासंभव मदद उन तक पहुंच सकती है जिले में भी हम ये बात पहुंचा देंगे। देहरादून आरटीओ में हुए फर्जी ट्रांसफर मामले में गठित एसआईटी ने शासन को फाइल रिपोर्ट भेज दी है। एसआईटी जांच में तबादले मामले पर पुलिस ने आरोपी कुलबीर सिंह और अपर आयुक्त सुधांशु गर्ग की मिलीभगत होनी पाई है। वहीं पुलिस जांच के दौरान ये भी पता चला है कि अधिकारी और आरोपी के बीच पिछले लंबे समय से ट्रांसफर को लेकर बातचीत चल रही थी। दरअसल 26 जून को देहरादून के आरटीओ में हुए फर्जी तबादले से हड़कंप मच गया था, जिसमें अपर आयुक्त परिवहन सुधांशु गर्ग को आरटीओ देहरादून की जिम्मेदारी दी गई थी और मौजूदा आरटीओ दिनेश चंद्र पौटाई को शासन ने बैठा दिया गया था, जिस पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने फर्जी लेटर बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन शक की सुई में अपर आयुक्त परिवहन सुधांशु गर्ग भी शामिल थे, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दिया। अब शासन से सुधांशु गर्ग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो गवर्नमेंट को हमने कम्युनिकेट कर दिए हैं। इसमें बेसिकली जो मेन एक्यूज है उसका जो आरटीओ में ऑफिसर हैं उनके साथ फ्रिक्वेंटली बातचीत होना प्रकाश में आया है और ये बात हमने गवर्नमेंट को कम्युनिकेट की है। और साथ ही ये बात भी इन्वेस्टिगेशन में आई है कि सबसे पहले जो ये फर्जी कागज उसने तैयार किया था, जो आरटीओ डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं मिस्टर सुधांशु गर्ग, उनको फॉरवर्ड किया था और उनकी जानकारी में बात थी कि ये कागज जो है कूटरचित है, फर्जी है। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार।